हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आगे बढ़ते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टडी करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस कैसे ओरिजिनेट होती है और किस तरह से वो काम करती है इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पिछले लेक्चर के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा और डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई थी। तो आप ये बताइए कि इसको इंग्लिश में किस पर्सन ने ट्रांसलेट किया था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु ट्रांसलेटेड गांधी जी बुक, गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है महादेव देसाई। जी हाँ, याद रखेंगे, करेक्ट आंसर है महादेव देसाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वॉज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेड बाय महात्मा गांधी। कांग्रेस का इकलौता ऐसा सेशन जहां पर महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है हमारे पास बेलगांव। ओके, बेलगांव वो सेशन था जहां पर महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे। इसके बारे में आज के लेक्चर में भी हम कुछ ना कुछ बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट मेड विद गांधी जी टू अंडरटेक द फास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। कहां पर गांधी जी ने पहली बार फास्ट किया था, किस डिस्प्यूट में बेसिकली। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। सो दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ओके, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वो पहली जगह थी जहां पर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी, भूख हड़ताल की थी। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर जो है वही कांग्रेस पार्टी जिसको एओ ह्यूम फॉर्मुलेट करते हैं और बाद में गांधी परिवार आज की डेट में इसी पार्टी को आगे चला रहा है। तो ये कुछ उसी चीज को यहाँ पर दर्शाती है ये इमेज हमारे पास कि फ्रॉम एओ ह्यूम महात्मा गांधी टू द गांधी फैमिली राइट नाउ, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी एंड ऑल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहली फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के बारे में जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो 1885 में एओ ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, यानी कि एक ब्रिटिश, आप कह सकते हैं टू बी प्रिसाइज ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। तो ये अपने रिटायरमेंट के बाद शिमला में रह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन लीडर्स को इनवाइट किया और एक फाउंडेशन रखी इंडियन नेशनल यूनियन की, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही, इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में हमारे पास दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने सजेशन दिया कि हम इंडियन नेशनल यूनियन की बजाय नाम यूज करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस वर्ड आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका में यूज किया जाता था, वहां से ये वर्ड कैरी किया गया और नाम पड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एओ ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का आप ओल्ड नेम बताइए या पुराना नाम बताइए, उससे लिंक्ड नेम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, दैट इज इंडियन नेशनल यूनियन। ओके, चलिए जी आगे बात करते हैं पहले सेशन की। जब कांग्रेस का पहला सेशन होता है स्टूडेंट, तो पहले वो पुणे में प्रपोज किया जाता है कि पुणे में हम पहला सेशन कंडक्ट करेंगे। लेकिन क्या होता है कि पुणे में प्लेग फैला हुआ है, तो प्लेग के चलते हमारे पास पुणे से सेशन जो है वो कहां शिफ्ट कर दिया जाता है, बॉम्बे। और बॉम्बे में जब ये सेशन होता है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कहां पे होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये सेशन कहां होता है हमारे पास, याद रखेंगे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और 72 डेलीगेट्स इसको अटेंड करते हैं। कितने डेलीगेट्स अटेंड करते हैं, 72 डेलीगेट्स। ओके, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, पहले सेशन में प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, तो आपको बता दूं कि WC बनर्जी। WC बनर्जी जो एक वकील हैं कलकत्ता से, तो वो हमारे पास, इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। सो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में जो पहला सेशन हुआ था, तो यहां पर ये उसको प्रिजाइड करते हैं और कांग्रेस के अंदर ये स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात करते हैं ताकि कांग्रेस के अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन बन सके। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, इनकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। जब पहला सेशन होता है तो कांग्रेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। 9 रेजोल्यूशंस के ऊपर बात होती है
और बेसिकली स्टार्टिंग में कांग्रेस क्या चाहती है कि ब्रिटिशर्स के साथ कोऑर्डिनेट कहीं ना किया जाए, तालमेल उनके साथ बिठाया जाए और उनको समझाया जाए कि इंडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर क्या होता है, 9 रेजोल्यूशंस पास करने की बात की जाती है, लेकिन याद रखेंगे पहले सेशन में जो पहली रेजोल्यूशन थी वो हमारे पास किसने प्रेजेंट की थी, दैट इज सुब्रमण्य अय्यर। जी हां, याद रखेंगे सुब्रमण्य अय्यर, इन्होंने हमारे पास पहली रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट की थी। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि कहां हुआ था 1885 में मुंबई में। और ये जो स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमारे पास ग्रुप पिक्चर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देंगे, जिसमें एओ ह्यूम भी हैं और डब्ल्यूसी बनर्जी जो मेन हमारे पास लोग हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास कांग्रेस जो थी जब एस्टेब्लिश हुई तो इसको लेकर कई कॉन्ट्रोवर्सीज भी आपको देखने को मिली। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि सबसे फेमस थ्योरी जो बाद में इसको लेकर दी गई, वैसे स्टार्टिंग से ही कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा रहा है सिस्टम, लेकिन आगे चलकर कुछ टाइम बाद कांग्रेस को लेकर एक बहुत अलग तरह की थ्योरी दी गई और ये थ्योरी हमारे पास दी थी लाला लाजपत राय और उनके कुछ साथियों ने। तो लाला लाजपत राय जी क्या बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बर्थ को लेकर कि ये सेफ्टी वॉल्व की तरह इसको बनाया गया है। अब ये सेफ्टी वॉल्व क्या है, देखिए यहां पर उन्होंने थ्योरी दी कि एओ ह्यूम ब्रिटिशर्स के लिए ही काम कर रहे थे और कांग्रेस को बनाने का जो आइडिया था बेसिकली वो इस वजह से था कि इंडियंस जो हैं वो काफी हद तक अब गुस्से में हैं और 1857 का रिवोल्ट ऑलरेडी सामने आ चुका है उसके एक रिजल्ट के रूप में, और आगे भी चलकर यहां पर ऐसे कुछ विद्रोह देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे विद्रोह ना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में एक ब्रिज का काम करे। यानी कि ब्रिटिशर्स वांटेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द पीपल वेयर दे कुड डिस्कस देयर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो यहां पर आप समझिए कि एक सेफ्टी वाल्व जो होता है वो क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बेसिकली किसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, वो ब्रिटिशर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एज पर लाला लाजपत राय जी, ये मैं नहीं, ये लाला लाजपत राय जी की सेफ्टी वॉल थ्योरी बोलती है कि जो कांग्रेस स्टार्टिंग में बनाई गई है वो इंडियंस के लिए नहीं बनाई गई, वो ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो पेपर में कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि सेफ्टी वॉल थ्योरी हमारे पास किसके द्वारा दी गई, लाला लाजपत राय द्वारा दी गई। और इसमें आप ये भी याद रखेंगे कि दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी आईएनसी के बारे में यहां पे बात हो रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मेरे को लगा कि यहां पर बताना आपको जरूरी है ये पॉइंट। ओके, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन फॉर्मेट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट पे आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई तो उस समय ब्रिटिश मोनार्क कौन था, तो उस समय ब्रिटिश मोनार्क थी क्वीन विक्टोरिया। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे लॉर्ड सिलिसबरी। जी हाँ, याद रखेंगे लॉर्ड सिलिसबरी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडिया के वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। ये हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि वॉइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉर्ड डफरिन। गवर्नर ऑफ बॉम्बे कौन थे, लॉर्ड री। तो बॉम्बे उस समय भी आप समझ सकते हैं ना कि एक इंपॉर्टेंट एरिया था, तो इस वजह से आपको यहां पर बताना जरूरी है कि उस समय गवर्नर ऑफ बॉम्बे कौन थे, लॉर्ड री। और जब कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है तो एक फेमस स्टेटमेंट है डफरिन की जो कई सारे एग्जाम्स में पूछी भी गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। वो एक वर्ड यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो वो बोलते हैं कि ये कुछ हमारे पास मुट्ठी भर लोग हैं, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, तो ये आप स्टेटमेंट वगैरह याद रखेंगे तो आपसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि ये स्टेटमेंट किस वॉइसरॉय से रिलेटेड थी, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बेसिकली। ओके, आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब सेकंड सेशन होता है तो सिचुएशन काफी चेंज हो जाती है। सिचुएशन चेंज कैसे होती है, नंबर ऑफ डेलीगेट्स 436 हो जाते हैं। देखिए आप चेंज देखिए, एकदम से कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लीडर्स जुड़ जाते हैं। और दूसरे सेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, समझदार व्यक्ति जिन्हें आप कह सकते हैं। तो ये सेकंड सेशन में प्रेसिडेंट बनते हैं। सेकंड सेशन कहां होता है, कलकत्ता में। याद रखेंगे सेकंड सेशन हुआ था कलकत्ता में 1886 में, और दादा भाई नौरोजी यहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं और नंबर ऑफ डेलीगेट्स बढ़ जाते हैं 436। और यहां पर बहुत सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए डेलीगेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यानी कि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज हो रही है, मतलब कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल रही है कांग्रेस के रूप में। उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, देखिए
1885 ऑनवर्ड्स, अगर हम बात करें 1885 ऑनवर्ड्स, कांग्रेस हर साल अपना सेशन कंडक्ट करेगी। कांग्रेस का सेशन हर साल होगा और जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कांग्रेस का हर साल जो सेशन होता है वो दिसंबर में होगा। कौन से मंथ में? दिसंबर में। हाँ, क्या किसी और मंथ में कांग्रेस का सेशन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत से टाइम पे आपको दूसरे मंथ्स में भी कांग्रेस का सेशन देखने को मिलेगा, लेकिन वो सेशन तभी होगा जब कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी या कोई इंपॉर्टेंट इशू होगा, तब सेशन इन बिटवीन भी कंडक्ट किया जा सकता है, स्पेशल सेशन। लेकिन जनरली जो कांग्रेस का सेशन होता था दैट इज एवरी ईयर इन दिसंबर। और एक और इंपॉर्टेंट बात, पहले सेशन में किसी भी फीमेल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। देयर इज नो सिंगल फीमेल डेलीगेट इन द 1885 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन यहां पर आपको एक चेंज देखने को मिलेगा कि 1890 में क्या होता है कि जब हमारे पास सेशन होता है तो कादम्बिनी गांगुली, हमारे पास एक वुमेन ग्रेजुएट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, ये कांग्रेस सेशन को एड्रेस करती हैं। देखिए यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंट बनी है। अगर आपसे कहीं पेपर में क्वेश्चन आ गया कि नेम द फर्स्ट फीमेल हु एड्रेस द कांग्रेस सेशन, तो वो थी कादम्बी गांगुली एंड दैट इज इन द ईयर 1890, वेरी फार बैक। आप देख सकते हैं 1890s में भी कांग्रेस के अंदर फीमेल्स का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन चल रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। स्क्रीन पर आपको दादा भाई नौरोजी की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इनके बारे में हम पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं, इनकी बुक के बारे में बात कर चुके हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो बुक आप याद रखेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में इन्होंने हमारे पास बात की थी। ओके, आगे चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमारे पास मूवमेंट है और कांग्रेस के साथ जो अलाइन है, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई है, उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। और उसी तरह से फिर कांग्रेस का सिस्टम भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहला फेज है हमारे पास मॉडरेट फेज 1885 टू 1905, फिर हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट फेज आ जाता है 1905 टू 1919, फिर हमारे पास गांधीयन फेज। ये 3 फेज में हम अपनी हिस्ट्री को या कांग्रेस के साथ जो सिस्टम अटैच है उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो ईयर यहाँ पर मेंशन है स्क्रीन पर, हो सकता है आपको डिफरेंट सोर्सेज पर डिफरेंट दिखाई दे। उसका रीज़न ये है कि ये कोई क्लियर कट किसी हमारे पास सेक्शन में ये कोई डिफाइन नहीं किया गया। ये ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने अपने अकॉर्डिंग ये क्या किया है, इन ईयर्स को यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है। तो ये आप हो सकता है 1-2 ईयर आपको इधर उधर दिखाई दे जाए, लेकिन हमारे पास इन 3 फेजेस में हम अपनी इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैटेगराइज करते हैं। तो अभी इन 3 मूवमेंट्स को हम समझने की, इन 3 फेजेस को समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन, और क्या क्या हमारे पास उस टाइम पे हुआ, तो ये सब समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस को भी इसके थ्रू ही हम समझ पाएंगे। देखिए पहला फेज आता है मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज को समझते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जब कांग्रेस बनी तो ये एक पढ़े लिखे सफिस्टिकेटेड लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी और इसमें ज़्यादातर लोग वकील थे। और इसमें हमारे पास सीपी इल्बर्ट बिल का फेल होना भी एक मेन रीज़न रहा था, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। सीपी इल्बर्ट बिल फेल होता है तो वकील कहीं ना कहीं गुस्साए होते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसमें ज़्यादातर लोग हमारे पास वकील हैं। WC बनर्जी अपने आप में एक वकील हैं। ओके, सो स्टार्टिंग में इनका ये मानना है कि अंग्रेज जो हैं वो ब्रिटिश प्रॉब्लम से अनअवेयर है, यानी कि जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेजी हुकूमत है, वो इंडियंस की प्रॉब्लम्स को नहीं समझती, इसीलिए इंडियंस परेशान हैं और इसीलिए वो सिस्टम को सही से नहीं चला पा रहे। ऑल दो ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, उनकी पॉलिसीज को हमें फॉलो करना चाहिए, उनके सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए, और उनके अंदर ही हमें क्या करना है, अपने आप को डेवलप करना है। मतलब कि इंडिपेंडेंस की बात थोरोली कहीं पे भी नहीं आपको दिखाई देगी। ये विद इन द ब्रिटिश एम्पायर क्या करेंगे, डिमांड करेंगे रिफॉर्म्स की। तो इनके अगर लीडर्स की बात करें तो दादा भाई नौरोजी हैं, MG रानाडे हैं, सर PM मेहता हैं, जी गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर याद रखिएगा, रास बिहारी घोष, नोट बोस, एक रास बिहारी बोस भी हैं, तो यहाँ पर घोष की बात हो रही है, रास बिहारी घोष, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये हमारे पास मॉडरेट फेज के लीडर्स हैं जो स्टार्टिंग में हमारे पास रिफॉर्मर्स की तरह काम करेंगे, और ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के मेथड्स में बिलीव करते हैं। और इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बहुत सी बुक्स में देखने को मिलेगी, बेस्ड ऑन 3 P's, ये इनके जो मेथड्स हैं वो 3 P's के ऊपर बेस्ड हैं, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। मतलब कि ये क्या करेंगे, पिटीशन डालेंगे, मतलब कि अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रूल्स चेंज कर दीजिए, प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। और वो भी प्रोटेस्ट किस टाइप का होगा कि कोई हमारे पास वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं होगा, नॉर्मल टाइप के पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द 3 मेन P's where the moderate focused, that is prayer, petition and protest. ओके, इसके बाद की अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो मॉडरेट्स हैं
वो हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा उनका ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स जो है अनअवेयर हैं इंडिया की रियल कंडीशंस से, तो वो उन्हें कन्वे करनी है, तो उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या होता है कि मॉडरेट फेस जो है वो कुछ ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं कर पाता, तो इसी वजह से फिर हम आगे क्या देखने को मिलता है, एक्सट्रीमिस्ट फेस। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मॉडरेट्स कुछ भी अचीव नहीं कर पाए, उनकी भी कुछ अचीवमेंट्स थी, जरा हम उनकी अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। सो एक तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है, जो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ये हमारे पास एक तरह से आप कह सकते हैं दैट इज वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स। साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वो इंक्रीज किया गया, बहुत से हमारे पास एरियाज में लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस की गई, ये भी क्रेडिट जो है वो हमारे पास मॉडरेट्स को जाता है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आइडियल्स पे फोकस किया, लोगों के अंदर लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स को पॉपुलराइज किया कि इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, सब लोग इक्वल होने चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इन सब प्रिंसिपल्स को इन्होंने पॉपुलराइज किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात इन्होंने क्या की स्टूडेंट, मॉडरेट्स ने आम इंडियंस को यह समझाया कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडियन वेल्थ को ड्रेन आउट कर रहे हैं, और पूरे विश्व को भी ये चीज़ समझा दी इन्होंने कि इन्होंने ड्रेनिंग इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, इनको एक्सपोज करके रख दिया। देखिए इसमें एक पर्सन का फिर से मैं आपको नाम रिकॉल करा दूं, गोपाल कृष्ण गोखले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, इज वन ऑफ द मॉडरेट लीडर हैं। तो एक चीज़ और याद रखेंगे कि इससे पहले वीडियो में हमने बात भी की थी कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं, और ये एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी फाउंड करते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, दैट इज ऑल्सो अनदर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द मॉडरेट्स। ओके, सो अब देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं, तो गांधीयन फेज में आपको कहीं ना कहीं इनका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन देखने को मिलेगा, यानी गांधी जी काफ़ी हद तक जो हैं वो मॉडरेट फेज से कनेक्टेड रहेंगे, मॉडरेट फेज वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर जो प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे वो पीसफुल होंगे, जैसा कि मॉडरेट एज में होता था। गांधी जी भी क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को बार बार चिट्ठी लिखेंगे, चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है हमारे पास, जो असर है यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले का, वो गांधीयन फेज में भी आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। ओके, अगर हम बात करें इस फेज में जो हमारे पास मॉडरेट फेज है, सबसे जो वीक पॉइंट रहा वो क्या था, वो मैं आपको बता देता हूँ। मॉडरेट फेज में जो सबसे वीक चीज रही, जो सबसे कमजोर पक्ष रहा, वो क्या कि इसमें मासेस को इंक्लूड नहीं किया गया। मासेस का मतलब आम लोगों को, जो हमारे पास गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, उनको इस फेज में इंक्लूड ही नहीं किया गया। वो कहीं भी पिक्चर में आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। ये जो हमारे पास मॉडरेट फेज में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मूवमेंट्स में, वो सब लोग कौन है, वो अलाइट क्लास है, वो हायर क्लास है, पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। सो दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक, मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडरेट फेज। ये मॉडरेट फेज की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, ये आप याद रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज पे। एक्सट्रीमिस्ट फेज की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहले तो 3 नाम आप याद रखेंगे, लाल बाल पाल, तो आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं। ओके, सो ये जो 3 लोग हैं स्टूडेंट, ये 3 एरिया से अपने आपको एक तरह से लीडर मानकर चल रहे हैं, उन 3 एरियाज पे इनका फोकस चल रहा है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, लाला लाजपत राय जी हैं, वो पंजाब एरिया को फोकस कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो हमारे पास कहाँ को फोकस कर रहे हैं, वो बॉम्बे को फोकस कर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक। एंड बिपिन चंद्र पाल, ये हमारे पास कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ये हमारे पास फोकस कर रहे हैं बंगाल के अंदर। सो लाइक अगर हम बात करें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाल गंगाधर तिलक कहाँ फोकस कर रहे हैं, बॉम्बे पे, लाला लाजपत राय पंजाब पे, बिपिन चंद्र पाल हमारे पास बंगाल पे फोकस कर रहे हैं। सो लाल बाल पाल ट्रायो, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, तीनों की पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। और अरबिंदो घोष, ये इनके एक मेन लीडर हैं, जो हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की जब भी हम बात करेंगे। एक चीज़ और स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो काफ़ी हद तक इस टाइम पे फेमस हो जाते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अंग्रेज़ भी घबरा जाते हैं। जी हाँ, इनकी पॉपुलैरिटी से हमारे पास अंग्रेज़ भी घबरा जाते हैं, और ये न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू करते हैं, केसरी नाम का न्यूज़पेपर इन द मराठी लैंग्वेज। बॉम्बे से केसरी नाम का एक न्यूज़पेपर प्रिंट किया जाता है मराठी लैंग्वेज में, और ये कौन करते हैं, हमारे पास
बाल गंगाधर तिलक। बाद में इनको अरेस्ट भी इसी वजह से कर लिया जाता है कि ये क्या करते हैं, कुछ लोगों को एक तरह से ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के खिलाफ बताने की कोशिश करते हैं, उनको एक तरह से जागरूक करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए इनको जेल में भेज दिया जाता है। सो दीज आर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। और ये इनकी जो थिंकिंग है वो ये है कि मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपना अधिकार छीन के लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक की एक बड़ी फेमस लाइन है, मैंने स्क्रीन पे इसलिए मेंशन की है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ये यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि मैं किसी से कोई चीज मांगूंगा नहीं, जो मेरा अधिकार है उसे मैं छीन कर ले लूंगा। सो दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ दीज एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। ओके, थोड़ा सा और इनके बारे में बात करते हैं। ये रेडिकल प्रोग्राम्स में बिलीव करते थे कि अपनी डिमांड को इंस्टेंटेनियसली मनवाएंगे, उसके लिए जो भी होगा वो करेंगे। ओके, और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इनमें थी स्टूडेंट, वो क्या थी कि इन्होंने इंडियंस को अपने कल्चर से प्यार करना सिखाया, इन्होंने इंडियंस को अपनी आइडेंटिटी से प्यार करना सिखाया। इन्होंने इंडियंस को क्या सिखाया कि आप हर चीज़ के लिए वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, आप ये मत सोचो कि वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न चीज़ें ही अच्छी हैं। इन्होंने क्या बताया कि वी आर इंडियंस एंड वी हैव टू प्राउड, हमें अपने कल्चर पर प्राउड होना चाहिए, हमें अपनी आइडेंटिटी पर प्राउड होना चाहिए। और इनके टाइम पर हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट फेज में स्वदेशी मूवमेंट भी इसी वजह से देखने को मिली। स्वदेशी मूवमेंट में आपको पता होगा कि बंगाल का विभाजन हो जाता है और उसके बाद हमारे पास स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट जो है वो भी जोर पकड़ती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। और अरबिंदो घोष की यहाँ पर मैं फिर से एक फेमस लाइन बताना चाहूँगा। ये लाइन स्टूडेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। सो अरबिंदो घोष की एक फेमस लाइन है, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो विचार हैं कुछ इस तरह से हैं कि ये लगातार आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया को छोड़कर निकल जाएं और उनका कोई भी इन्फ्लुएंस भारत के ऊपर ना पड़े। तो इनकी सोच थोड़ा डिफरेंट है। अब इन्होंने क्या क्या अचीव करने की कोशिश की हमारी सोसाइटी में, क्या क्या अचीवमेंट्स इनकी रही, आइए वो समझ लेते हैं। द मेजर रिफॉर्म इन द एजुकेशन सेक्टर, सबसे बड़ा रिफॉर्म जो था वो कहाँ देखने को मिला, दैट इज इन द एजुकेशन सेक्टर। इन्होंने क्या कहा कि आप नेशनल यूनिवर्सिटीज बिल्ड करो, जहां पर स्कूल्स बिल्ड करो, नेशनल यूनिवर्सिटीज बिल्ड करो जहां पर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ना हो। मतलब कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे स्कूल्स बनाए जाएंगे जहां पर आपको वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को ना मिले, जहां पर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी को आगे बढ़ा सके। तो इसकी वजह से क्या होता है, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आती है। इसके अलावा ये सिर्फ इंडिया से नहीं, ये चाहते हैं कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हम अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। तो इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर करने के लिए, दूसरी कंट्रीज से मदद लेने के लिए क्या करते हैं, यूरोप में कई सारे सेंटर्स एस्टेब्लिश करते हैं, कई सारी संस्थाएं बनाते हैं और इन संस्थाओं के थ्रू पूरे विश्व को मैसेज दिया जाता है कि इंडिया जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इंडिया की हेल्प करे कहीं ना कहीं सब में। स्वदेशी मूवमेंट का मैंने बता ही दिया कि मोमेंटम पकड़ लेती है एक्सट्रीमिस्ट जो हमारे पास सपोर्ट की वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, इंडियंस बैंक्स देखने को मिलेंगे, इंडियन मिल्स बनती हैं, फैक्ट्रीज बनना शुरू होती हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे भी आपको दिख रहा है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट दिख रहा है और इंडियन सिस्टम पे, इंडियन समाज पे कैसे इम्पैक्ट दिख रहा है कि आपको इंडियन बैंक्स, इंडियन मिल्स, इंडियन फैक्ट्रीज दिखाई देना शुरू हो गई हैं और डिमांड फॉर स्वराज गेन मोमेंटम। और यहाँ पर लोगों के अंदर एक धारणा, एक यूँ कहिए कि एक चेतना जाग उठती है कि उन्हें इंडिपेंडेंस अब चाहिए। तो ये सब हमारे पास मेन कंट्रीब्यूशन रहता है किसका, हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट विंग का। ओके, फिर हमारे पास थर्ड आता है स्टूडेंट गांधीयन फेज। थर्ड फेज की अगर हम बात करें, थर्ड फेज आता है हमारे पास गांधीयन फेज। तो महात्मा गांधी के बारे में पिछले वीडियो में हम काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें बात कर चुके हैं, आज कुछ और पॉइंट भी हम देख लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, कि सत्याग्रह को डेवलप किया था, सत्याग्रह के सिस्टम को डेवलप इन्होंने किया था कि सत्य के रास्ते पर हम चलेंगे और उसके थ्रू ही हम सभी चीज़ों को अचीव करेंगे। सो इंडिया में इन्होंने सबसे पहले जो सत्याग्रह का सिस्टम है अपना, वो कहाँ पे यूज़ किया था, चंपारण में, जो कि हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा था। लेकिन आज मैं एक और चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि इनकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कैसे इन्होंने हर चीज़ को दूसरे धर्म से बोरो किया। जैसे कि अगर आप समझें कि कर्मा थ्योरी, कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, ये थ्योरी को इन्होंने बोरो किया बुद्धिज्म से कि आप अच्छा कर्म कीजिए हमेशा। और इन्होंने राम राज्य की बात ये किया करते थे, हिंदुज़म से इसको बोरो किया। नॉन वायलेंस की बात करते थे, जो कि जैन रिलीजन से इन्होंने बोरो किया। हिजरा सिस्टम, जिसमें आपको क्या करना होता है कि आपको उस प्लेस को छोड़ देना है
जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट ना हो, ये इन्होंने कुरान से बोरो किया। सो आप देख सकते हैं कि हर रिलीजन से इन्होंने अच्छी चीज़ों को पिकअप किया, और कोई भी रिलीजन बुरा नहीं होता, हर रिलीजन में अच्छी टीचिंग्स ही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। ओके, तो हर अच्छी चीज़ को इन्होंने हर रिलीजन से बोरो किया। आगे चलते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, इनकी अचीवमेंट क्या क्या रही। नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पर चले, और इन्होंने लोगों को ये समझाया कि आप नॉन वायलेंस, बिना कोई हिंसा किए भी चीज़ों को अटेन कर सकते हैं। लोगों के दिल से जेल जाने का डर इन्होंने निकाल दिया। सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज़ क्या इन्होंने रखी कि अगर आप जेल जाओगे तो ब्रिटिश के ये राज में अगर आपको जेल जाना पड़ रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जेल जा रहे हो तो ये एक प्राउड मैनर वाली बात है, क्योंकि मैं भी तो जेल में जा ही रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में जो एक यहाँ पर डर भय था जेल जाने का, वो इन्होंने ख़त्म किया। नॉन वायलेंस के इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने एक तरह से ग्रेट वेपन के रूप में यूज़ किया ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। एक बहुत बड़ा इनका जो सोसाइटी के अंदर हमारे पास कंट्रीब्यूशन रहा है वो क्या है कि लोअर कास्ट जो हमारे पास सिस्टम में होता हुआ करता था, उसको सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। कास्ट बेस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम किया इन्होंने। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको हरिजन कह के बुलाया, यानी कि ये भगवान के लोग हैं, और उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाने के लिए बहुत एफर्ट्स भी किए। ओके, सोशलिज्म इनका एक अनदर बेसिक फिलोसफिकल एंटिटी थी, सोशलिज्म होना चाहिए, तो उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी हद तक प्रयास किया, और जिसका असर आज भी हमारे सिस्टम में देखने को मिलता है। और इनका स्टूडेंट एक बहुत एम्फोसिस था महात्मा गांधी जी का कि क्लीननेस, स्वच्छता ज़रूर होनी चाहिए, तो स्वच्छता ही सेवा, ही यूज्ड टू से। और इन्हीं के नाम पर हमने भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, जिसका टारगेट था 2 अक्टूबर 2019 टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री। ये आप याद रखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान का मेन टारगेट क्या था? टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त भारत बनाना बाय 2 अक्टूबर 2019। ये हमारे पास टारगेट था। तो दीज आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, ओके, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे इन्होंने हर मूवमेंट को लीड किया, वो आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि हर एक मूवमेंट में इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। क्योंकि जैसे हमारे पास अगर हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, या फिर हमारे पास एंटी रोलेट सत्याग्रह है, या कोई भी हमारे पास बड़ा आंदोलन है जो गांधी जी ने लीड किया है, उनको आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक महात्मा गांधी की बड़ी फेमस सेइंग है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो उनकी सेइंग क्या है कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मन नीड्स बट नॉट एवरी मैन ग्रीड। तो बड़ी फेमस सेइंग है, तो शायद आपने सुनी भी होगी। चलिए अब हम चलते हैं कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशंस के रिगार्डिंग। देखिए ये तो हमें पता ही है कि कांग्रेस के हर साल सेशन होते थे, लेकिन उनमें से सभी सेशन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या, उन्हें आप याद रख पाओगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो सभी नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जिनको लेकर पेपर में लगातार क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैं आपको हर इंपॉर्टेंट सेशन की इंपॉर्टेंस भी समझाने की साथ के साथ कोशिश करूंगा। तो जैसे कि पहला सेशन आपको पता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन 1885 में हुआ था, WC बनर्जी प्रेसिडेंट थे और 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। सेकंड सेशन हमारे पास कहाँ हुआ था? हमारे पास कलकत्ता में, दादा भाई नेहरू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1887 बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन। क्यों इंटरेस्टिंग? मद्रास में हुआ था पहला क्वेश्चन, तो ये हो गया। प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो दो क्वेश्चन मेरे पास बेसिकली हो गए, और इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं आप। तो क्वेश्चन कैसे, जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम बताइए, तो आंसर हो गया सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि उन्होंने कौन से सेशन को चेयर किया था। सो दैट इज द 1887 सेशन एट मद्रास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 1888 1888 में सेशन होता है इलाहाबाद में, और हमारे पास जॉर्ज यूल बनते हैं प्रेसिडेंट कांग्रेस के। ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एओ ह्यूम पहले प्रेसिडेंट नहीं थे इंग्लिश प्रेसिडेंट। हमारे पास अगर हम बात करें पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूल। 1896 का सेशन आ जाता है कलकत्ता में, इंपॉर्टेंट है। RM सियानी प्रेसिडेंट थे, क्योंकि वंदे मातरम यहाँ पर पहली बार गाया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था। सो दैट इज 1896 सेशन, जो कि कहाँ हुआ था? हमारे पास कलकत्ता में। उसके बाद अगर हम बात करें 1905 1905 का सेशन होता है बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर, और यहाँ पर
बात की जाती है पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कशन यहाँ पर की जाती है। 1906 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन पूछा गया है? यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे अगेन दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बनते हैं और एज अ प्रेसिडेंट वो पहली बार स्वराज वर्ड का यूज करते हैं। स्वराज वर्ड का यूज कांग्रेस के प्रेसिडेंट के द्वारा पहली बार किया गया। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन ही आता है कि स्वराज वर्ड का यूज कांग्रेस के किस प्रेसिडेंट ने सबसे पहले किया था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस जिन्होंने स्वराज वर्ड का यूज किया था इन द सेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1906 कलकत्ता। ओके, 1907 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो टसल है, टसल का मतलब जो आपस में घमासान चल रहा है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। एक्चुअली जो एक्सट्रीमिस्ट है वो बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? रास बिहारी घोष। और वो तिलक को यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी को सेशन के अंदर बोलने का मौका तक नहीं देते। तो इसीलिए जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे, हम अपना काम अपने लेवल पर संभालेंगे। सो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं। सो जो सूरत का सेशन है वो जाना जाता है एज अ सूरत स्प्लिट। और याद रखेंगे ये सेशन किसके अंडर हुआ था? अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रास बिहारी घोष। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 1911 का सेशन आ जाता है। ये हमारे पास कलकत्ता में हुआ और बिशन नारायण दर यहाँ पर आप याद रखेंगे प्रेसिडेंट थे। जनगणमन पहली बार कांग्रेस के सेशन में गाया गया। जी हाँ, याद रखेंगे 1911 के कलकत्ता सेशन में जनगणमन पहली बार गाया गया। 1916 का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले तो ये सारी सेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन लखनऊ वाला सेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता होता है जिसको हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक समझौता करते हैं जिसको हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। ओके, और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या? एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। जी हाँ, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज महसूस होती है कि उन्हें एक नेशनल लेवल की पार्टी की जरूरत है, प्लेटफॉर्म की जरूरत है। सो दैट्स वाई दे अगेन ज्वाइन द कांग्रेस ड्यूरिंग द लखनऊ सेशन 1916। ओके, 1917 का सेशन आ जाता है कलकत्ता और यहां पर प्रेसिडेंट बनती है एनी बेसेंट, पहली महिला जो कि हमारे पास प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 1924 का जो सेशन है वो हमारे पास कौन लीड करते हैं? गांधी जी। और ओनली सेशन लेड बाय गांधी जी। ये हमारे पास इकलौता सेशन है जो गांधी जी ने लीड किया है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि कई बार अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा भी था स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग में, और ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया। सो ये हमारे पास पहला सेशन है जो और इकलौता सेशन है जो गांधी जी ने लीड किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 1925 कानपुर और सरोजिनी नायडू यहाँ पर प्रेसिडेंट बनती है। ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है। इससे पहले हमने बात की थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट 1925 कानपुर। ओके, 1929 का सेशन हमारे पास लाहौर में होता है और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो एक अपना गोल सेट करती है कि उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अलावा उन्हें कुछ और नहीं चाहिए और उसी के लिए अब वो काम करेंगे। इसके बारे में हम और डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन आपने याद रखना है 1929 का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो है रेजोल्यूशन पास करती है फॉर पूर्ण स्वराज और यू कैन से कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1931 का जो सेशन है स्टूडेंट वो कहाँ होता है? हमारे पास कराची में, और यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस को लेकर एक रेजोल्यूशन पास होता है और गांधी इरविन पैक्ट को भी एंडोर्स किया जाता है। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वल्लभ भाई पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। 1931 में हमारे पास प्रेसिडेंट कौन होते हैं कांग्रेस के? वल्लभ भाई पटेल। ओके, 1946 तो ये सेशन हुआ था मेरठ में, इंडिपेंडेंस से पहले का लास्ट सेशन, जो कि लीड किसने किया था? आचार्य कृपलानी ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेशन है तो आप याद रखेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। ये वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो आज भी आपको देखने को मिलती है। इसका सेशन आज भी होता है, लेकिन मैंने आपके साथ वो सेशन शेयर किए हैं जिनको लेकर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है और पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इन सेशन में से कोई भी सेशन मिस नहीं करेंगे। आप ईयर, वेन्यू, प्रेसिडेंट और रिमार्क, ये सब चीजें एज इट इज याद रखेंगे फॉर दीज सेशंस प्रिसाइजली। ओके, चलिए आगे बात करें तो कांग्रेस के बारे में कुछ अलग अलग लोगों के कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो आप याद रखेंगे कि कांग्रेस को बैगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? वो कहा था अरबिंदो घोष ने, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे।
अरविंदो घोष ने स्टूडेंट हमारे पास काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया, हमारे पास जितने भी ये जो हमारे पास लीडर्स हैं स्टार्टिंग के मॉडरेट लीडर्स, उनको क्रिटिसाइज़ किया। और हमारे पास एक सीरीज़ भी चलाई थी न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, इनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए हमारे पास एक सीरीज़ को पब्लिश करना शुरू किया, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। कांग्रेस, अगली अगली जो सेइंग है वो है कांग्रेस इज इन रियलिटी अ सिविल वॉर विदाउट आर्म्स। तो ये किसने कहा था? सैयद अहमद खान ने। और नेक्स्ट हमारे पास सेइंग है कांग्रेस प्लेइंग विद बबल्स, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने। ओके, नेक्स्ट बिपिन चंद्र पाल अगेन हमारे पास आपको पता ही है कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर, तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए कुछ सेइंग आपको दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बाल गंगाधर तिलक की सेइंग है बड़ी फेमस, कांग्रेस शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बैगिंग एंड क्लेमिंग राइट। तो देख सकते हैं ना आप कि कांग्रेस को किस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कांग्रेस को पता होना चाहिए कि उसके अधिकार क्या हैं और कहाँ पर उसे भीख मांगनी है। तो दैट इज द सेइंग ऑफ बाल गंगाधर तिलक। और लास्ट सेइंग आपको सुनकर थोड़ा हैरानी होगी मे भी, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा था स्टार्टिंग में, अर्लियर जब उन्होंने कांग्रेस स्टार्टिंग में ज्वाइन की थी, इंग्लिश नोइंग अपर क्लास अफेयर। तो ये उनकी सेइंग है, आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा? इंग्लिश नोइंग अपर क्लास अफेयर अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो दीज आर द डिफरेंट सेइंग्स। ओके, सो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताई है। एक लास्ट पॉइंट और आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस से पहले भी कई सारी हमारे पास पॉलिटिकल विंग बने हुए थे, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई थी, उनमें से कुछ मैं आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आप याद रख सकें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी हमारे पास, ये 1838 में एस्टेब्लिश हुई कलकत्ता में। किसने एस्टेब्लिश किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने। इसको जमींदारों की एसोसिएशन भी एक तरह से आप कह सकते हो, जमींदारों की जो सोसाइटी है उसके नाम से भी कई जगह इसको रेफर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में एस्टेब्लिश हुई कलकत्ता में, और जॉर्ज थॉमसन ने इसको एस्टेब्लिश किया था। फिर नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। जी हाँ, याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को खुद दादा भाई नेहरूजी ने एस्टेब्लिश किया था 1866 में लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये हमारे पास लंदन में एस्टेब्लिश हुई थी मैरी कारपेंटर के द्वारा। फिर ये लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पूना सार्वजनिक सभा, इसको हमारे पास एस्टेब्लिश किया था एमजे रानाडे ने और जीवी जोशी ने 1867 में पूना में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कांग्रेस से पहले हमारे पास एस्टेब्लिश हुई। सो प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो ये था स्टूडेंट हमारे पास कांग्रेस का स्ट्रक्चर और इनिशियल कांग्रेस के बारे में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। आने वाले लेक्चर्स में हम कांग्रेस का जो हमारे पास जितने भी नेशनल लेवल के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स में जितने भी हमारे पास मूवमेंट्स हुई थी, जैसे एंटी रोड सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन, उन सब में क्या भूमिका रही, आने वाले लेक्चर्स में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।